अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। जी कैसे हैं आप? अच्छा बच्चे, आप लोग बताएं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं आप लोग? कितने बच्चों ने करवा लिया है? हैंड रेज करें ज़रा। मैम अभी बच्चा चले रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो वॉक इन नहीं शुरू हुई 18+ में? मैंने तो यही सुना है एक्सपो में लग रही है 18+ पे। मैम जी आई पहले थिंक उन्होंने कहा था कि रजिस्टर करवा लो और अब कह रहे हैं कि आके लगवा लो, तो लगवा लेंगे इंशाल्लाह इसी वीक में। जिसे जल्दी से करवाएं ताकि ये सब कुछ ओपन हो। आप लोगों को खुद पता है ऑनलाइन ये सब पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, तो जितनी जल्दी आप लोग करवा सकते हैं आप लोग करवाएं, क्योंकि एफओएस में तो बहुत कम बच्चों ने अभी तक करवाई है। जो जो डिपार्टमेंट के बच्चे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करवा लेंगे वो डिपार्टमेंट्स खुलते जाएंगे, तो आप भी अपने लिए ईजी ढूंढें कि करवाएं। अब जो चीज़ करवानी है वो तो हमने करवानी है ना, अब सब टीचर्स करवा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भी ऑब्वियसली करानी चाहिए। अच्छा बच्चे, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमारा जितना भी हमने पढ़ लिया, प्रीवियस 2 वीक्स हो गए हैं हमें, तो उसमें जितना भी हमने कंटिन्यूस रिलेटेड पढ़ा है, आज वैसे आपका क्विज था, मुझे बताया गया कि बहुत से बच्चों को नेटवर्क इशू है, तो इस वजह से वो अब किया है मैंने नेक्स्ट पे थर्सडे वाली क्लास में। लेकिन कोशिश करें कि थर्सडे को तमाम जो बच्चे हैं ना वो अपने मोबाइल डाटा पैकेजेस चाहे करा लें, लेकिन लाजमी वो क्विज़ को अटेंड करें, ठीक है? बाद में रीटेक लेना तो मुश्किल है उसके लिए, तो पहले ही आप अपने लिए कोई ऑल्टरनेट सोच के रखें। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। अब हमने देखना है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस है जिसके तरीके से हम जिनको यूज़ करते हुए हम उन डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई करेंगे और हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिलती जाएंगी। जैसे पहले हम इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेट करने के बाद हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिलती थी। अब हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिलती जाएंगी। जैसा हमने डिस्क्रीट में किया था, बायनोमियल का फंक्शन यूज़ करते थे, हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाती थी। हम पाइथन यूज़ करते थे, हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाती थी। हम एक और आपने पढ़ी थी, आई थिंक वो थी ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक को हम यूज़ करते थे, उसका पीडीएफ, तो हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती थी। इसी तरह कंटिन्यूस में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं तो हमें उस फंक्शन की या उस एक्स वेरिएबल की हमें प्रोबेबिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। शायद आप इसको पढ़ चुके हों पहले, क्योंकि जो सिंपल स्टैटिस्टिक्स कोर्स होता है उसमें भी नॉर्मल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है।
कहता है continuous random variable has an infinite number of possible values that can be represented by an interval on the numbered line. वो कहता है आपके पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो विद इन द रेंज कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 डे की बात करती हूँ तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो उन 24 आवर्स में से अगर मैंने किसी का स्टडी टाइम लेना है या किसी से पूछूं जी कितने घंटे आप पढ़ते हैं, तो हर एक का जो स्टडी आवर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और वो 0 to 24 की रेंज में कोई भी नंबर हो सकता है। कोई बच्चा कहेगा मैम मैं 10 आवर्स पढ़ लेता हूँ, कोई कहेगा मैं 6 आवर्स पढ़ लेता हूँ, कोई कहेगा 3.5 आवर्स पढ़ लेता हूँ। तो इस तरह से हर एक के जो टाइम है वो वेरी करेगा और वो 0 to 24 की रेंज में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो कहता है तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डील करेगी हम उसको कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो आपकी आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चे हमारी जो रियल लाइफ है उसमें जर्नल जो फिनोमिनाज होते हैं वो नॉर्मली होते हैं। नॉर्मली का क्या मतलब है? नॉर्मली का ये मतलब है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं या डेटा सेट्स है या हाइट्स है, फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा सेट लिया है रिलेटेड टू हाइट, ठीक है, अब उसमें से जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा जो हाइट्स हैं वो अपनी एवरेज के क्लोजेस्ट होंगी, एवरेज के करीब करीब होंगी, और बहुत कम वैल्यूज़ होंगी जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाएंगी, वो आपकी एवरेज पॉइंट से दूर होंगी, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल अगर कोई पूछे कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि जर्नल बिहेवियर लेती है ये डिस्ट्रीब्यूशन, आपके जर्नल फिनोमिनास को अच्छे से प्रिडिक्ट करती है, अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनता है, जो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम प्लॉट करके हिस्टोग्राम बनाने के बाद ये कर्व ड्रॉ करते हैं, इसको नॉर्मल कर्व कहा जाता है, ठीक है। वो कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स। द ग्राफ ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मल कर्व, ठीक है। इसकी अक्सर डेफिनेशन पूछी जाती है कि नॉर्मल व्हाट इज अ नॉर्मल कर्व, तो नॉर्मल कर्व की डेफिनेशन आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। सेकेंडली अब हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, हम देखते थे ये चीज़ें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट में, तो हम कहते थे कि बाइनोमियल का पीडीएफ यहाँ पे सूटेबल है और हम वहाँ पे अप्लाई कर लेते थे। जैसे हमने कहा 2 आउटकम एक्सपेरिमेंट है अगर, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें होल्ड करती हैं जो हम पहले बाइनोमियल में पढ़ चुके हैं, तो हम कहते थे कि यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर जो पॉइसन से रिलेटेड थी, जब हमने कहा कि हमारे पास ऐसे इवेंट्स आ जाएं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल हो, यानी कि आपके पास उसका रेयर चांस हो ऑकरेंस का, तो हम पॉइसन की तरफ चले जाते थे। और जब हम कह दें कि हमारे पास हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट सक्सेस में है, अब वो कितनी ट्रायल्स के बाद आती है हमें नहीं पता, या हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, हमें हमारा इंटरेस्ट होता था फर्स्ट सक्सेस में, तो हम कहते थे कि ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो हम उसको ज्योमेट्रिक के पीडीएफ से डील करते थे। अब यहाँ पे नॉर्मल में क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में? फर्स्ट वन है इसका मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। मीन मीडियन मोड कहाँ पे होगा? इस डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में होगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका मीन है, यही इसका मीडियन है और यही इसका मोड है। मीन मतलब एवरेज वैल्यू, मीडियन मतलब वो वैल्यू जो आपके डेटा सेट को डिवाइड कर देगी, मोड मतलब कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पे आप इसकी पीक से आप इसको देखो कि यहाँ पे पीक पे वो वैल्यू होगी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वही पॉइंट कहलाता है कि मीन, मीडियन, मोड, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। फर्स्ट इसकी होगी क्लियर। उसके बाद वो कहते हैं नॉर्मल कर्व इज बेल शेप, हमने देख लिया है कि इसकी एक बेल शेप होती है, एंड सिमेट्रिक अबाउट द मीन। सिमेट्रिक अबाउट मीन का ये मतलब है बच्चे, यहाँ पे आप ये देखो कि इसके राइट और लेफ्ट इक्वल ही एरिया लाई करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया भी 0.5 है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया भी 0.5 है। ये इसकी एवरेज पॉइंट है, इसको हम अपना बेंचमार्क बनाते हैं, मतलब यहाँ से हम एरिया को मेजर करें और यहाँ तक लेके जाएं तो ये 0.5 का एरिया कवर करता है, ठीक है। 50% आपके डेटा की वैल्यूज इस पॉइंट के राइट होती हैं और 50% ही इसके लेफ्ट होती हैं। इसका ये मतलब है जो आपको 0.5
मे बी ना समझ आ रहा हो कि मैम 0.5 क्या कह रही हैं, तो वो 50% की बात है। और ये टोटल एरिया जो है ये 100% ऑब्जर्वेशन का होता है, और ये टोटल एरिया जैसे हम कहते थे सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है, तो लेकिन कंटिन्यूअस केस में हम कहते हैं कि जो कर्व का एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का तमाम एरिया, इसका सम अप क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसका सम अप तो नहीं हम यहाँ पे यूज करते, लेकिन हम इसको इंटीग्रेशन लैंग्वेज में यूज करते हैं कि टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इसके राइट और लेफ्ट का एरिया इक्वल है। ये प्रॉपर्टीज आगे फर्दर यूटिलाइज होनी है, तो इनको जहन में रखिएगा कि सिमेट्री का क्या मतलब है, और हम सिमेट्री में किस तरह से इसको इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं। द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी, ये अभी मैंने बता दिया बात। द नॉर्मल कर्व अप्रोचेज but never touches the x-axis as it tends further and further away from the mean। अब जैसे आपके डेटा सेट में वैल्यू ज्यादा होती जाएंगी, आपका जो कर्व है वो कहते हैं एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली होगा, उसके नियरेस्ट होगा, उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल कर्व में आपके पास वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब है वैल्यूज जितनी मर्जी हो सकती हैं, 1000 मिलियंस जितनी भी हो, वो आपके एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। आपके डेटा सेट में और वैल्यूज के इंक्लूड होने का चांस वहां का रह सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है आपके डेटा सेट में। उसके बाद वो कहता है बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा द ग्राफ कर्व्स डाउनवर्ड। आपका ग्राफ जो है वो अपनी शेप को चेंज करेगा। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे इसका रेफरेंस है कि ये दो पॉइंट्स हैं ऐसे जहां पे कर्व आपके डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये वो पॉइंट ऐसा है जहां से अपवर्ड से ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं आपके कर्व में। अगर आप जर्नल कर्व को भी ड्रा करो, तो आपके अगर आप कर्व को देखो कि वहां पे आप लोकेट करो खुद से एक पॉइंट जहां से कर्व आपके चेंज कर रहा है आपकी वैल्यूज को, आपके कर्व की शेप को, तो आप वहां पे ये कहोगे कि ये वो पॉइंट्स है जहां पे मेरा कर्व अपनी जो पोजीशन है या अपनी शेप है उसको चेंज करता है। तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स न्यूमेरिकली क्या होते हैं, ये पॉइंट्स न्यूमेरिकली होते हैं म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, पहले तो आप उसको एज्यूम करोगे कि यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे ये कर्व को चेंज कर रहा है अपनी कर्व की पोजीशन को। जैसे ये देखें ना, डाउनवर्ड से ये अपवर्ड की तरफ जाएगा, फिर ये अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो ये दो वो पॉइंट्स हैं जहां से इनकी शेप चेंज होती है, इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन से होते हैं, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, मतलब मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आगे फर्दर जो इसकी है, आप इसका पीडीएफ क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है y इक्वल टू, आप इसको y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो f ऑफ x आपके पास इक्वल होता है 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e रेज टू द पावर माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू होल स्क्वायर। यहाँ पे e आपको पता है, कैलकुलेटर पे आपके होता है। पाई की वैल्यूज भी आपको पता होती है, क्या वैल्यू लेता है पाई। ठीक है, तो इसको समझना तो मुश्किल नहीं है। हमने इस पीडीएफ को यूटिलाइज सिर्फ प्रूफ में करना है, हमने जो प्रोबेबिलिटीज को एवेलुएट करना है उसमें हमने इसको यूटिलाइज नहीं करना। उसके लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल है उसको यूज करेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अभी हमने जो बातें कही हैं उनके प्रूफ आपके कोर्स वर्क में इंक्लूड हैं, उसको हम करते हैं। ठीक है, ये आगे फर्दर हैं स्लाइड्स इसकी, वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल से रिलेटेड, देखती हूँ अगर वो नेक्स्ट फर्दर करवाने वाली है। अच्छा जी, अ नॉर्मल कर्व कैन हैव एनी मीन एंड एनी पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव का ये मतलब है कि अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है।
ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 0 टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये 0 से बिलो नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो ये बात अपने जहन में बिठा लें। मीन भी जो है वो आपके पास कोई भी वैल्यू मीन ले सकता है आपके पास। यहाँ पे आपने दो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दो कर्व्स को कंपेयर करना है, तो इसको सोच समझ के करना है कि आपके पास इसके दो पैरामीटर होते हैं, मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। आपके पास नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके दो पैरामीटर हैं, म्यू एंड सिग्मा। अब म्यू और सिग्मा का रोल क्या होता है? म्यू जो होता है ये याद रखें, ये आपके कर्व की लोकेशन को चेंज करता है, ठीक है। जैसे अगर आपका कर्व मैं एक मिनट पेंट ओपन कर लूँ फिर मैं आपको इसका जो नॉर्मल कर्व है उसमें म्यू और सिग्मा वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रोल है? ये जब भी कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें तो ये आप कर्व लाजमी बनाएंगे, ठीक है। पहले आपने नॉर्मल पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को? हाँ जी, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है कि नहीं? यस मैम, थोड़ा सा पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में। पढ़ा। मुझे ये आइडिया इसलिए है कि जब मैंने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स करवाया था तब मैंने भी ये नॉर्मल का जो सारी बातें हैं ना उनको भी बताई थी। लोकेशन चेंज होने का मतलब ये है कि जो कर्व है ना, अगर वो पहले कहीं और से स्टार्ट हो रहा था ना, अब अगर मीन उसका चेंज हो गया है तो वो लोकेशन अपनी चेंज कर लेगा, मतलब शिफ्ट कर जाएगा आगे को, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल इन सब का सेंटर जो होगा वो इसका मीन होगा, ठीक है। पहले अगर आपका मीन किसी डेटा सेट का 3 था तो आपका कर्व इस जगह पे लोकेट करेगा। अगर आपका मीन शिफ्ट कर जाता है मतलब चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये 7 हो जाता है, तो आपका जो मीन है वो, ये जो कर्व है मीन के चेंज होने से कर्व जो है वो आगे मूव कर गया। सिमिलरली अगर आप इसको और इंक्रीज करना चाहें कि अगर आपका मीन फिर आपने डेटा कलेक्ट किया और आपका जो एवरेज है वो वेरी कर गई है और वेरी क्या किया है वो 15 पे चली गई है कहीं, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये आपका मीन है और यहीं से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो बनेगा और ये आपको ये शो करेगा कि आपका कर्व जो है वो मीन के चेंज होने से शिफ्ट करता जा रहा है। अब ये शिफ्ट आपको आगे की तरफ भी कर सकता है और बैकवर्ड भी कर सकता है, ठीक है। फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी के सेंस में अगर मीन कम हुआ है तो ये पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि मैं वो केस डिस्कस कर रही हूँ कि जिसमें मीन इंक्रीज कर रहा है तो आप इसके ऑल्टरनेटिवली सोच भी सकते हैं कि किस तरह से होगा। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है, अगर आपके पास पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, इस एग्जांपल में चेक करें कि आपके पास अगर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3 थी, फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया 1.9 आ गया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप कर्व की शेप चेक करो कि यहाँ पे वो पीक्ड है और यहाँ पे वो फ्लैटर है, ठीक है। यहाँ पे उसकी पीकनेस कर्व की शो हो रही है और यहाँ पे उसकी फ्लैटनेस शो हो रही है। तो आप बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये पीकनेस और फ्लैटनेस क्या शो कर रही है? मैम सिमेट्री को शो कर रहे हैं। सिमेट्री को शो कर रही है, लेकिन वैल्यूज का क्या बता रही हैं? उसकी स्कैटरनेस नहीं बता रही। आपकी मीन लाइन से डिस्टेंस चेक करो ना, ये कर्व जो है वो आपकी मीन यस लाइन के मैम। क्लोज है। इसका मतलब है आपकी जो वैल्यूज हैं आपके मीन के नियरेस्ट हैं, करीब है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन से इस वैल्यू के, इस कर्व के दूर होने का ये मतलब होता है कि अब जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी मीन से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं, तो उसकी स्प्रेडनेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखना आपने कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्प्रेडनेस को शो करता है। तो इससे आपके ये पता चल रहा है आपको
कि आपके डेटा की जो वैल्यूज हैं वो आपके मीन से दूर जाती जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आए हैं, एक एग्जांपल है आपके कॉन्सेप्चुअल यानी कि चेकिंग के लिए कि आपको समझ आई है बात की कि नहीं। अब वो कहता है विच कर्व हैज़ द ग्रेटर मीन, ये दो कर्व आपको गिवन है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से मीन किसका ज़्यादा है, कर्व ए का या कर्व बी का। नीचे पड़े बगैर खुद से देखें, सोचें किसका मीन ज़्यादा आपको लग रहा है। मैम बी का। बी का। कर्व बी का, वेरी गुड। अब ये बताएं कि किसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा लग रहा है, कर्व ए का या कर्व बी का। मैम बी का ही। ठीक है। तो अगर कहीं भी ये ग्राफ्स बने हों तो आप इनको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर दो डेटा सेट हों, उनके आपके पास ग्राफ हो, नॉर्मल कर्व्स हों, तो आप उनमें से जज कर सकते हैं कि किस डेटा के अंदर सेपरेटनेस ज़्यादा है। अगर सेपरेटनेस ज़्यादा है तो बच्चे वो जो डेटा सेट होता है वो रिलायबल नहीं होता। आपके लिए वो डेटा सेट रिलायबल है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम है, ठीक है। तो जैसे डेटा में वेरिएशन ज़्यादा आती जाएगी उसके रिजल्ट्स भी वेरी करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो चीज़ है वो आपके लिए रिलायबल है। तो यहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशन है ग्राफ की आपके, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट वैसे नहीं बात, लेकिन ये जस्ट आपको एक सिनेरियो बताया हुआ है, उसमें आपको कहा है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बात स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, आप अपने एक्स वेरिएबल को, चूँकि आप देखो ना आपकी पीडीएफ में क्या था, आपके यहाँ पे पीडीएफ के फंक्शन में देखें एक्स है ना, जब अब आप अपने इस एक्स फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करोगे ना जी में, जी क्या होता है, जी आप बनाते हो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, मतलब आप जो वैल्यू है उसमें से मीन को माइनस करते हो और सिग्मा से डिवाइड कर देते हो, इनको आप जी स्कोर्स भी कहते हो। अब यहाँ पे इसको चेंज करते हो, आप अपने डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करते हो, एक स्टैंडर्ड बनाते हो। स्टैंडर्ड क्या है कि आपके पास जो मीन है वो 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। अब चूंकि आप अपने डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म कर देते हो तो आपके पास जो भी डेटा सेट हो उसका मीन कुछ भी हो, अब वो चूंकि ट्रांसफॉर्म हो गया है, अब उसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया, अब वो कंपेरेबल है। पहले अगर आप सिंपल एक्स डेटा को लेकर उनको कंपेयर करते हो ना, तब आपके जो रिजल्ट्स होते हैं ना उनमें फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करती हैं, फिर आप उतने ऑथेंटिक नहीं होते जितने आप इस केस में हो, जब आप कह देते हो कि आपने अपने डेटा सेट 1 को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, डेटा सेट 2 को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब चूंकि आपके दोनों डेटा सेट ट्रांसफॉर्म्ड हैं तो अब इसमें कोई भी शुबा नहीं रहेगा, इसमें कोई भी आप कह लो कि ऐसी बात नहीं है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सको या आपके रिजल्ट्स रिलायबल ना हो। अब आपके रिजल्ट्स पहले से ज़्यादा कंपेरेबल हैं जब दोनों डेटा सेट्स जो हैं वो एक ही यूनिट में आ गए हैं, ठीक है, जो जी स्कोर है। हम कहते हैं ना कि हमारे पास डेटा सेट तभी कंपेरेबल होते हैं जब उनके यूनिट सेम होते हैं। तो अगर आपके पास एक डेटा हाइट का है और एक डेटा वेट का है तो इन दोनों की यूनिट्स तो चेंज है ना, तो आप हाइट के डेटा को वेट के डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप अपने जी स्कोर में उनको कन्वर्ट कर लेते हैं ना तो फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो और आपके जो एक्स वेरिएबल है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो किसमें, जी स्कोर्स में। इसके बाद आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की, यानी कि जो टेबल आप यूज़ करके इसको वैल्यूज निकालेंगे वो क्या है, जब आप जी स्कोर में अपने एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं ना फिर आप यूज़ करते हैं अपना प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए जी के लिए टेबल। वो टेबल क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, शायद आप लोगों से पता भी हो आप लोगों को उसका, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो किया है तो ये टेबल्स आप लोगों के लिए मैम ये हमने लास्ट सेमेस्टर में ऑपरेशनल रिसर्च में किया था। किया था, फिर तो बहुत जी अच्छी मैम। बात है। चलें फिर हम इसको अपनी डिस्कशन को लिमिटेड रखते हैं, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ शायद बच्चों को भूल ना गया हो।
इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस किए थे? यस तो मैम, यूटिलाइज उसमें किया हम था? लोगों ने जी मैम किया था। हम फिर अपना यहाँ पे जो डिस्कशन है ना, वो इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, आपने इसके मीन वेरिएंसेस के प्रूफ किए थे? मैम नहीं, उसमें सिर्फ हमने ना प्रोबेबिलिटीज फाइंड की थी टेबल के थ्रू, बस इतना किया था, और मतलब मीन और वेरिएंस वगैरह फाइंड किए थे। अच्छा, एक मिनट ओपन हो जाए, फिर मैं बच्चों को दिखा दूँ ताकि रिकॉल हो जाए आप लोगों के लिए। कुछ इस तरह से आप लोगों ने एक टेबल को स्टडी किया होगा, इसमें से वैल्यूज निकाली होंगी और उसको सब्स्टिट्यूट किया होगा। तो ये आपके पास दी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है, ठीक है। तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे। बाकी जो आपके पास ये एरियाज हैं, वो आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो 1 के क्लोजेस्ट होगी, और जो नेगेटिव में आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू जिसको हम लीस्ट कंसिडर करते हैं वो वैल्यू होगी, तो वो 0 के क्लोजेस्ट होगी, ठीक है। तो ये टेबल के रेफरेंस से कुछ स्लाइड्स हैं, इनको आप लोग फिर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह अगर हम क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जिसके अंदर हम इसको कैलकुलेट करें। लेकिन आप लोग अभी ये इसके साथ ये जो पूरी मैं पीपीटी फाइल सेंड करूँगी, इसमें जो आपको ये एवेलुएट करने को कहा हुआ है ना, इन वैल्यूज़ को आपने लाजमी कैलकुलेट करके अपने पास रखना है। जैसे अगर ये है, इसको अगर हम जी में कन्वर्ट करें और देन हम टेबल में इसको देखेंगे, ठीक है। ये बात पता है ना कि अगर एक्स में हमें गिवन होती है तो हम इसको पहले जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम इसको एवेलुएट करते हैं टेबल से। रूल्स यहाँ तक लिखे हुए हैं, यहाँ तक एंड अप हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड भी हैं, इसको भी लाजमी पढ़िएगा। अब जो हम करने लगे हैं वो है आप लोगों के लिए मीन और वेरिएंसेस के प्रूफ और एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी, उसको देख लीजिएगा। शायद आप लोगों ने नहीं किया पहले, तो थोड़ा सा प्रूफ तो वैसे हमें करने आते होते हैं ना, जो हमने जैसे बाइनोमियल में किया था मीन और वेरिएंस का, इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है। इंटीग्रेशन आप लोगों को आती है, ये इजी है आपके लिए इजी है, अगर वो मैथमेटिक्स के बच्चे ना हों उनके लिए ये टफ है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ हैं। टोटल फर्स्ट प्रॉपर्टी में आता है टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रूव करना होता है। यहाँ पे अगर तो ये आपको पार्ट आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मीन और वेरिएंस का ही आ रहा होता है एग्जाम में, वो भी 4 या 5 मार्क्स का। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एरिया अंडर द कर्व का मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए 1 के। एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन जो नॉर्मल का गिवन है, आपने उसको लिखा कि ये फंक्शन जो है वो मेरे पास नॉर्मल का ये बनता है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आपने लिख लिया। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, हम उसको बाहर ले आए। तो आपके पास सिर्फ ये एक फंक्शन ऐसा है जिसमें एक्स वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये इसकी पावर में एक्स है तो ये एज इट इज़ आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे सिंपलेस्ट फंक्शन चाहिए होता है, इस चीज़ को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सिंपल बनाने के लिए हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे z में, विच इज़ z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे dx के लिए, तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, सिग्मा dz। अब अगर किसी को ये नहीं आता डेरिवेटिव, आप लोगों को तो आता ही है डेरिवेटिव, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो सिग्मा जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ डी ऑफ एक्स, यहाँ से डी ऑफ एक्स डी ऑफ जी, सॉरी, यहाँ पे डी ऑफ एक्स एज इट इज़ माइनस किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है अगर उसके साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिन चीज़ों को आपने अज्यूम किया है उनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं आपने उनको कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद आपने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस जी स्क्वायर बाई 2 डी जी, इस फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। चूँकि हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व इक्वल होता है 1 के, और हम इस फंक्शन को स्प्लिट भी कर सकते हैं। आपको पता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आप फंक्शन को जितना स्प्लिट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में इसको स्प्लिट कर रही हूँ कि वो वैल्यूज़ जहाँ तक ये फंक्शन नेगेटिव लिमिट ले रहा है उसको सेपरेट कर लूँ, और फिर जहाँ से ये पॉजिटिव होता है उसको सेपरेट कर लूँ। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो मैंने इसको सेपरेट किया, और फिर जीरो टू इन्फिनिटी। अब हमने सिमेट्रिकल पढ़ा है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिकल होती है। तो सिमेट्रिकल की वजह से जो दोनों एरियाज हैं वो इक्वल है, वो चाहे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो हो या जीरो टू इन्फिनिटी हो। तो मैं अपनी रेंज को पॉजिटिव रखने के लिए इसको रिप्लेस करती हूँ जीरो टू इन्फिनिटी से। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी अंदर फंक्शन बोलिए आपके पास। अब ये दोनों सेम फंक्शन है तो इट्स मीन ये 2 टाइम्स है, 1 इसका और 1 इसका एड अप हो जाएगा। आप इसको एड अप कर लो, 2 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस जी स्क्वायर बाई 2। अब चूंकि ये एक्सपोनेंशियल के पावर में है, अब पावर में स्क्वायर का फंक्शन, इंटीग्रल लेना इसका आसान नहीं है। आप फिर इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरी चीज़ को अज्यूम करोगे। आपने ये अज्यूम कर ली कि ये किसके इक्वल है, ये किसी और वेरिएबल v के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपने चूंकि v के इक्वल है, आपको z की भी तो वैल्यू चाहिए। आप इसको क्या करोगे, खाली z के फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, जितना सिंप्लीफाई कर सको आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई मतलब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2v बन जाता है। इसका डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव लेने के बाद ये आपको ये चीज़ देगा। ठीक है, ये मैंने थॉरली किया है बच्चे, इसको आप लोग भी करना इसी तरह जिस पैटर्न से किया है। अगर आप इसको यूनिटी के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो फिर मीन के लिए और वेरिएंस के लिए बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया, जिन चीज़ों को आपने एज्यूम किया अपने अगेन फंक्शन में, इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास ये फंक्शन बनता है। ठीक है, इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो आपके पास ये फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हमने उनको कैंसिल आउट कर दिया, बाकी ये फंक्शन रह जाता है। अब हमारे पास एक गैमा फंक्शन होता है। गैमा फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जाती है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डी ऑफ एक्स। ये फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा पहले मैथ्स में? यस मैम। यस मैम। पढ़ा होगा ना। ये गैमा फंक्शन होता है जिसमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जाती है। इसको हम यूटिलाइज करते हैं जब हम इंटीग्रेशन पार्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमारे पास ये गैमा n के इक्वल होता है। ठीक है, गैमा n के इक्वल है और गैमा n फर्दर खुलता है n माइनस 1 फैक्टोरियल में। ठीक है, इसको भी चाहिए यहाँ पे लिखिए कि गैमा जो 1 n होता है वो इक्वल होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, पता नहीं ये बात आपको पता है कि नहीं पता? पता है? यस मैम। हाँ जी, उसकी प्रॉपर्टी में है गैमा फंक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, फिर आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन फंक्शन को इस शेप में लाने की कोशिश करनी है कि हमारे पास ये इस फंक्शन में आ जाए, इस शेप में आ जाए, इसकी पावर्स इस तरह से कुछ आएँ और हम इसको क्लोज कर सकें गैमा में। ठीक है, हमने उसको +1 और -1 जो हम मैथ्स के रूल पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको कन्वर्ट कर लेना है। फिर इसको हमने गैमा फंक्शन से कंपेयर करना है। अब गैमा फंक्शन हमें कहता है जो x की पावर में होगा n, जैसे n माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो n की जगह है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 1/2, तो ये गैमा 1/2 में क्लोज हो जाता है। ठीक है, गैमा 1/2 में जब ये क्लोज होता है तो हमें पता है गैमा 1/2 इक्वल होता है पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई के। ठीक है, ये इस चीज़ के इक्वल होता है। जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये कैंसिल आउट होते हैं, तो आपको क्या आंसर मिल जाता है, 1। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया।
तो टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो यूनिटी है। चूँकि आप मैथ स्टूडेंट्स हो, ये तो आपके लिए एक कह लो कि बच्चों वाली बात ही है। थोड़ा सा आपने फंक्शन को यूज़ किया और आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अगर अब भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले किसी भी बच्चे को। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो पूछ नहीं सकते। हम चूँकि अब इनको स्टैट्स के रेफरेंस से यूज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो बच्चे पूछ लें, नहीं तो फिर हम फर्दर मीन और वेरिएंस के प्रूफ पे चलें। हाँ जी, नेक्स्ट करें। है कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स मीन। अगर आप एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मतलब x की एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं तो वो मीन के इक्वल आना चाहिए। ये हम प्रॉपर्टी आते हैं पहले भी, अगर जब भी नॉर्मल का जिक्र आता है हमें पता है इसका मीन म्यू होता है। अब ये मीन म्यू क्या होता है? मीन तो पॉपुलेशन का भी म्यू लिखते हैं ना, हम इसी तरह लिखते हैं कि पॉपुलेशन मीन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इक्वल कैसे आते हैं उसको हम चेक करते हैं। हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है वो इक्वल होती है इंटीग्रल एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये अब आप लोग पीछे जो अपने नोट सबमिट कराए हैं उसमें भी ये रिलेशन पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना ये आपने। अब यहाँ पे आप इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह जो फंक्शन है नॉर्मल का उसको लिखेंगे। उस फंक्शन को लिखने के बाद आप देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपने बाहर लिख लेना है, और जो फंक्शनल वैल्यूज मतलब जो एक्स की वैल्यूज हैं उनको आपने अंदर लिख लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पहले जो आपका यूनिटी वाला प्रूफ था उसमें भी ये स्टेप था कि आप इसको ट्रांसफॉर्म करें जी में। आपने वो जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जी में ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन 2, जिसमें आपके पास दो फंक्शंस बन रहे हैं, एक में म्यू इन्वॉल्व है, एक में आपके पास जी इन्वॉल्व है, ठीक है। एक में आपके पास जी इन्वॉल्व है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे अपने एक फंक्शन को, चाहे वो आप फर्स्ट फंक्शन को पहले कर लें या सेकंड को पहले कर लें। चूंकि ये फंक्शन खत्म हो जाना था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पहले कंसिडर किया। अब आप देखो कि आपके पास जो ऑड फंक्शन होता है उसका इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। हम देखते हैं कि फंक्शन में जो वेरिएबल है अगर वो ऑड उसकी पावर आ रही है तो हमारे पास वो क्या फंक्शन होता है, ऑड, और उसका इंटीग्रल क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये 2 और 1, अगर आप z को देखो तो z की पावर 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1, और 2 और 1 क्या होते हैं, 3। तो z की पावर में चूंकि 3 का फंक्शन बन रहा है, ऑड फंक्शन बन रहा है आपके पास, तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कंसिडर, हम करते हैं सेकंड टर्म को अगर हम लेकर चलें तो सेकंड टर्म कुछ इस तरह से है। अब सेकंड टर्म को मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट। अब चूंकि सिमेट्री की कंडीशन मैंने पहले ही भी बताई है कि यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल होने को डिस्कस करते हैं, तो सिमेट्रिकल की वजह से माइनस इन्फिनिटी टू 0 की लिमिट और 0 टू इन्फिनिटी, इन दोनों के आंसर सेम होते हैं, तो हम इनको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। चूँकि मैंने कहा 50% डेटा आपके लेफ्ट पे होगा, 50% आपके राइट पे होगा, तो वो चीज़ होल्ड होने की वजह से हम इसको 2 टाइम्स ऑफ दिस फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ई के पावर में भी अभी भी स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म को ख़त्म करने के लिए हम फिर इसको अज्यूम करते हैं कि ये टी के इक्वल है। टी की ट्रांसफॉर्मेशन की, टी की ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे जहाँ तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे -1/2 आपके पास आ रहा है, आप इसको क्या करें, +1 और -1 करें, क्योंकि आपने इसको बनाना है गैमा फंक्शन। अब गैमा फंक्शन बनाने के लिए जब आप इस पर +1 और -1 करेंगे तो यहाँ पे 1/2 -1 आपके पास बनेगा। इस फंक्शन को आपने कंपेयर करना है, जहाँ जहाँ जो चीज़ यूज़ होनी है वहाँ पे उसका रेफरेंस ज़रूर देना कि यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ किया और ये किस चीज़ के इक्वल है। हर जो आप रूल यूज़ करोगे ना या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे बच्चे, उसका रेफरेंस लाजमी उसके सामने देना है। यहाँ पे चूंकि गैमा फंक्शन से मैं कंपेयर करने लगी हूँ तो मैंने गैमा फंक्शन को लिखा है। इसको कंपेयर करने का यही तरीका है कि आप उसको लिखो, जहाँ पे n है वहाँ से वैल्यू पिक करो
और उसको गैमा के साथ लिख दो, ठीक है। गैमा 1/2 आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आंसर क्या आया 1। अब इसको आप पुट कर दें अपने इक्वेशन 2 में, जो रिजल्ट्स आपने कंसिडर किए हैं, तो एक तो 0 आंसर था और एक का 1, तो म्यू मल्टीप्लाई होगा 1 से तो म्यू आंसर आ जाएगा, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा फंक्शन तो ये 0, तो आपके पास ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू है। अब बताएं इसमें कोई इशू है? नो मैम। चलिए ठीक है। जी वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वेरिएंस में हमने प्रूफ करना होता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल है वो इक्वल होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा अटेंडेंस में मार्क करती हूँ, कर दीजिएगा, जैसे बच्चों के लिए ना मुश्किल होती है क्लास को पूरा अटेंड करना। बच्चे मैं कर देती हूँ अभी, जब 7:30 के लिए 4:30 पे जब मैं लेती हूँ ना, तो फिर मैं करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करो कि वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। ये चीज़ आप पहले कंप्यूट कर चुके हो प्रीवियस पार्ट में, तो आपको इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जस्ट आंसर लिखो कि ये इक्वल टू होता है म्यू के। सेकेंड पार्ट में आपके पास ये है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट में मीन को कैलकुलेट करने को कहा है, अगर आपको जस्ट वेरिएंस कहा है तो फिर आप इसका प्रूफ भी करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, फिर आप ये करोगे। फिर एक्स स्क्वायर के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर के लिए जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास फंक्शन ये बनता है। फिर आप जब इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जी में, तो आपके पास फंक्शन जो बनता है, ये देखिए वो ये फंक्शन बनेगा। इस फंक्शन में जब आप स्क्वायर को खोलेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को यूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट देखें, आप इस फंक्शन को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो फिर आपके पास ये 3 टर्म्स बनी है, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर उसी तरह जिस तरह मीन में स्टेप बाय स्टेप करते थे कि फर्स्ट फंक्शन को लिया, सेकंड को लिया और थर्ड को, इसी तरह यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। तो कहता है एज वी नो इन प्रीवियस प्रूफ, अब चूंकि मैंने यहाँ पे प्रीवियस प्रूफ पूरा किया है उसका रेफरेंस दे दूंगी कि ये चीज़ मैंने बताई है, ये ऑड फंक्शन था इसलिए ये 0 है। ये चीज़ मैंने साबित की है, पीछे प्रूफ की है कि ये जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है वो 1 होता है, तो ये चीज़ भी प्रूव्ड है। अब जो मेरे लिए प्रूफ करने की बात है वो है थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट जो कि स्क्वायर वाला है। ये चूँकि इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ -∞ टू +0 और 0 टू इन्फिनिटी और 2 टाइम्स उसको लिख सकती हूँ। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। उस काम को करने के बाद जो इसकी पावर में है उसको मैंने लेट कर लिया। लेट करने के बाद आप इनकी लिमिट्स को भी लेट करके देख लेना कि क्या वाकई में वो बन रही है या नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने जो ज्यूम किए हैं वैल्यूज उनको सब्स्टिट्यूट करें। इस चीज़ को यहाँ से बच्चे काम जो है ना वो ध्यान से करना है। यहाँ पे अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं ना, कुछ टर्म्स को स्किप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जी स्क्वायर था ना, तो जी स्क्वायर की हमें समझ नहीं आती, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2t लिख देते हैं कि यहाँ पे जी है, लेकिन यहाँ पे जी का स्क्वायर है। तो आपने जहन में रखना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t आपने लेट किया है। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म्स बाहर आती हैं उनको बाहर लेते जाएं और जो कैंसिल आउट होती हैं आप उनको कैंसिल आउट करते हैं। इसके बाद आप इस फंक्शन को वही गैमा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। गैमा में कन्वर्ट करने के लिए +1 और -1 करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा 3/2 -1 dt यूजिंग गैमा फंक्शन वी हैव। जब आप गैमा फंक्शन इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास ये बनेगा गैमा 3/2।
अब गैमा 3/2 1/2 गैमा 1/2 में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये तमाम यहाँ पे मैंने बातें लिख दी हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए गैमा एन को आप किस तरह से खोल सकते हैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया, ये आपके पास ये बनता है। अगर मैं इसकी एक और टर्म ओपन करती हूँ तो वो टर्म इस तरह से कुछ बनती है, ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल अपनी जगह पर। अब यहाँ से आप 3/2 -1 इसको कंपेयर करें तो ये n की जगह है -1 फैक्टोरियल और ये दोबारा गैमा में क्लोज हो जाता है। इस टर्म को एज इट इज आप रहने देंगे, ये आपके पास 1/2 बना देगी और ये टर्म आपके पास गैमा 3/2 -1 बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, तो गैमा 1/2 आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अब उन चीज़ों की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 0 और सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आप वेरिएंस के फॉर्मूला में पुट करेंगे, उस फॉर्मूला में पुट करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं आप उनको कैंसिल आउट कर दें, आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रूफ आपके इंक्लूड हैं। मैं सोच रही थी कि इसके साथ मॉड और मीडियन का प्रूफ भी ऐड कर दें, क्या ख्याल है, या काफ़ी है ये 3 प्रूफ? नॉर्मल की ये मैम ये 3 काफी प्रूफ है। आप, चलिए हम अपनी डिस्कशन यहाँ तक रखते हैं, नॉर्मल के इन 3 प्रूफ तक। और अभी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ आपको कि क्वेश्चंस किस तरह से होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके, लेकिन उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूँ, ठीक है।
अच्छा जी, बच्चे अटेंडेंस रोल नंबर 1, Yes, ma'am, present. रोल नंबर 2, Present, ma'am. रोल नंबर 3, Present, ma'am. ठीक है, रोल नंबर 3, प्रेजेंट मैम। महनूर बच्चे आपकी 6 एब्सेंटीज हो गई हैं, अब क्या करना है फर्दर? मोस्टली नेट इशू की वजह से ऐसे होता है। बच्चे मैंने आप लोगों को क्या एक वे नहीं बताया कि आप लोग जो हैं अपने सीआर और जीआर को इन्फॉर्म किया करें कि मैंने तो ये भी कहा हुआ है अगर आपका 10 मिनट ज्वाइन हुआ है, 5 मिनट हुआ है, लेकिन अगर ज्वाइन हुआ है आपने टीम्स को ज्वाइन किया है तो आप सीआर और जीआर को टेक्स्ट कर दिया करें। मैम मैं तो केयरफुल रहूंगी नेक्स्ट। इस चीज़ को अवेल किया करें अगर टीचर इतना फ्लेक्सिबल आपके साथ कर रहा है, लेकिन गलत ना यूज़ करें इस चीज़ को, जहाँ तक कर सकते हैं उसको करें। अब 6 एब्सेंटीज हैं आपकी, 7th पे आपको पता है आप लोगों का ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोगों को फिर एक्सप्लेनेशन सबमिट करानी पड़ती है। रोल नंबर 4 मोहम्मद मुजम्मिल खान। मैम उसका चैट बॉक्स में मैसेज आया हुआ है। हाँ जी, वो कह के तो चला गया होगा। रोल नंबर 5 प्रेजेंट मैम। 7 Present, ma'am. 8 प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. 9 फजीला हैदर। इसका आया हुआ है कोई? इसकी भी 5th 6th एब्सेंट है। फजीला हैदर। सवेरा है क्लास में? यस मैम। बच्चे इसको टेक्स्ट करके पूछो फजीला को। ओके मैम। रोल नंबर 10 सुंदर शहजादी। Present, ma'am. रोल नंबर 11 रोल नंबर 11 रोल नंबर 12 रोल मैम नंबर ये 12 लाइटर जी सवेरा। मैम लाइटर ना लाइट इशू है वो तो क्लास में भी कुछ नहीं करते हैं। लाइबा गुल नवाज का। लाइबा गुल नवाज का नेट इशू है, यस बताया उसने? यस मैम। ठीक है। रोल नंबर 13 मैम उसका भी नेट इशू है ईमान इमरान का, उसका भी टेक्स्ट आया इमन था। इमरान ने ज्वाइन किया था, मुझे ज्वाइन भी किया करें क्योंकि वो रिपोर्ट जानी होती है तो फिर मेरे ऊपर आता है कि मैं फिर क्यों आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। उसने ज्वाइन किया था सवेरा? ये मुझे आइडिया नहीं है बट वो कहती थी लाइट करी है। उससे एक बार पूछें कि टीम्स पे ज्वाइन किया। ओके। रोल नंबर 14 रोल नंबर 14 15 Present, ma'am. 16 17 Yes, ma'am. 18 रोल नंबर 18 अरीज फातिमा। Ma'am, 17 present. ठीक है बच्चे। रोल नंबर 19 कैसे रोल मैम? नंबर ठीक है 21 सॉरी 20 हाफिजा आमना। हाफिजा आमना। रोल नंबर 21 22 22 Present, ma'am. 23 Present, ma'am. 23 24 प्रेजेंट मैम। Present. कनेक्टिविटी इशू है। इसका 7020 आमना। ज्वाइन किया है और फिर डिस्कनेक्ट हुआ है, फिर मुझे बताएं, पता करो इसको इसने ज्वाइन किया। ठीक है, पता करके मुझे बताओ, मैं अभी सबमिट नहीं करा रही अटेंडेंस। स्टार्ट में किया था ज्वाइन। किया था? अच्छा जी,
24, 25, Present. 26, Ma'am 27 present. ठीक है, 28, Yes, ma'am. 28. 29, 29, 30, 31, 31, Present, ma'am. 32, Present. 33, मोहम्मद अरसलान। मैम उसका नेट इशू था। नेट इशू है। किसका? मोहम्मद अरसलान का? यस मैम, उसका लगता है। ठीक है, मैम वो फजीला कह रही है कि उसकी लाइट नहीं थी सुबह से आ रही, तो इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया था। लाइट का इशू है। रोल नंबर 34, रिमशा यूनुस। मोहम्मद अली रजा, ठीक है, मैंने आपको मार्क Present, कर ma'am. दिया। 7200, Present, ma'am. 7201, 01, सजावल। सजावल का आया हुआ टेक्स्ट? 7203, ठीक है, 4, Present. 5, 7034, Present, madam. Present, ma'am. 38, Present. 1, 49, 2, 53, 56, Ma'am 7049 present. ठीक है, 56, 7, present, 62, 63, Present, ma'am. Ma'am 62 present. ठीक है, 66, Ma'am 67. ठीक है बच्चे, 67 अब, ठीक है, 67, Ma'am 57, जी ठीक है, आमना शुभा। 70, present. 82, Present. 88, Present, ma'am. और फिर 89, Ma'am 66 present. 66 परसेंट है, ठीक है, 66 जी भी मैम प्रेजेंट ऐसे है। अब एब्सेंटीज देख लें, एब्सेंटीज में आपके में से अगर किसी का नेम है तो। सजावल मुश्ताक, अरीज फातिमा, एमन Ma'am इमरान, present. कौन? Reach Fatma. फातिमा प्रेजेंट है, और एमन इमरान, हैदर, Ma'am उसकी लाइट की इशू। दो बच्चे सिर्फ, और अटेंडीज में 48 है। अभी सब कहाँ गए हैं? तो 52 होना चाहिए था ना पूरा।
अब जो आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको भेजूंगी क्वेश्चन, वो आप लोगों ने उसी रेफरेंस से फिर करना है। एक मिनट में ये ना फाइल डाउनलोड कर लूँ। फाइल मेरे मोबाइल में है। दो मिनट। एकदम बोल।
अच्छा बच्चे ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड इसी तरह के किए भी होंगे आप लोगों ने। यहाँ पे एरिया में आपको समझा दूँ, जो टेबल है आपके पास, जो बुक होगी आपकी आई थिंक शेर मोहम्मद चौधरी की, उसमें से मैं टेबल सेंड कर दूँगी। ये जो भी टेबल आपका जी स्टैंडर्ड नॉर्मल को बता रहा होगा, उसमें हमने जो एरिया अंडर द कर्व है वो वाला टेबल पे फोकस करना है। उसमें ये टेबल आपको 0 टू दैट पॉइंट वैल्यू देता है, उससे बिलो या उससे अबव पॉइंट वैल्यू नहीं देता। वो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे वो आप लोगों ने देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने वैल्यू बतानी थी उसको 0 से लेके एरिया जो है -1.65 की। आप इस पॉइंट को लोकेट करोगे कि ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया बनता है। पहले तो ये पता होना चाहिए 0 टू -इन्फिनिटी हो या 0 टू इन्फिनिटी हो, आपके पास ये इक्वल एरिया लाई करता है। और टेबल आपको हमेशा वैल्यू देता है 0 टू -1.65 इज 0 टू 1.65। तो यहाँ पे आपने टेबल से 1.65 को देखा 1.645 में, तो वो वैल्यू आती है 4.4505 पे। उसको आपने कंसिडर करना है। फिर उसके बाद अगर आपको दो वैल्यूज़ के बिटवीन आपको कहा जाए कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपने सेकंड वन में से माइनस कर देना है फर्स्ट वन वैल्यू को, और उसको इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब जब उसको टेबल में से वैल्यूज़ देख लोगे तो आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप किसी को वैल्यू नहीं देखनी आती, वो इंडिविजुअल मुझे बताए, फिर मैं उसको बता देती हूँ। अगर किसी को नहीं आती तो वो पूछ सकता है। अभी हमारे पास 5 to 7 मिनट्स हैं। हाँ जी, टेबल मैम में से इसमें वैल्यू देखनी फिगर्स भी आती? बनानी है। हाँ जी, फिगर्स लाजमी है, कंपलसरी है। इसमें एरिया जब तक आप लोग इस तरह से डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि आप यहाँ पे क्या यूज़ करो। कुछ एरियाज़ में ये माइनस करना भी पड़ जाता है और कुछ में प्लस करना पड़ जाता है। ये देखिए ना, इस एरिया में ये माइनस करके आ रहा है आपके पास पॉइंट, लेकिन इस एरिया में ये दोनों साइड्स का एडअप करके आपके पास एरिया आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को देखने के लिए आपको फिगर बनाना ज़रूरी है। ग्रेटर देन के लिए आपको 0.5 में से माइनस करना पड़ेगा इस एरिया को जिस पे आपने, क्योंकि टेबल आपको, मैंने आपको भी बताया, ग्रेटर पे वैल्यू नहीं देता। आपने क्या करना है, इस होल एरिया में से जो नॉन वाला पार्ट है उसको माइनस कर दोगे। ये नॉन पार्ट है, उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास इस एरिया का आ जाएगा 0.5 माइनस दिस इक्वल टू दिस। फिर सेकेंड ये है आई थिंक 6 पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू पे चाहिए था। नेगेटिव पे भी आपको पता है वही बात कि जो पॉजिटिव के लिए है वही नेगेटिव के लिए वैल्यू होल्ड करती है। तो आप 2.15 में इसको देख लोगे, और चूंकि ये इससे बिलो एरिया मांग रहा है तो बिलो एरिया के लिए आप इस टोटल में से माइनस कर दोगे ये वाला एरिया जो नॉन है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पास फर्दर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट में अगर बात की जाए, क्या रैंडम वेरिएबल एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बता दिया जाए, और उसको कहा जाए कि आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट विल फॉल बिटवीन 0 एंड 40, 55 एंड 100, लार्जर देन 54 एंड स्मॉलर देन 57। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने अपने एक्स वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है जी में। तो जी क्या होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वैल्यू है वहाँ पे आपने माइनस म्यू ओवर सिग्मा करते जाना है। अब म्यू भी नॉन है और सिग्मा भी नॉन है, मतलब आपको वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इनको चेंज कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास अब -10 हो गया और ये -2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज देख लेना। ये अगर आप देखो एरिया -10 पे, तो ये आपके पास 0 to 0.5 है, क्योंकि टेबल जो है वो वैल्यू आपको आई थिंक 0 to 4 तक में देता है। 0 to -4 या +4 इस तरह से कुछ वैल्यूज़ देता है। तो वो आपने देख लेना, अगर जितना भी आप एक्सटेंड करते जाओगे वैल्यू को, जितनी बड़ी वैल्यू होगी जी की, वो 0.5 एरिया कवर अप कर लेगी। तो आपने 0.5 में से इस एरिया को माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने बाकी अपने पार्ट्स कर लेने हैं। अब इन पार्ट्स में अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आप लोगों ने अभी, मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कि डू क्वेश्चन 9.19 एंड 9.20 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल। ये मैं आपको लिख कर एक्सरसाइज सेंड करूंगी। ठीक है, तो अभी आप लोग ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इस PDF में मिलेंगी वो आप सॉल्व करें। इसके अलावा एक और PDF है यहाँ पे, उसमें भी एक क्वेश्चन है, उसको भी कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
कि इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स ही हैं, 2 पेजेस ही हैं। कुछ इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, बाकी जो कंफ्यूजन होगी वो पूछ लीजिएगा आप मेरे से, फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं अगर इससे रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। नेक्स्ट क्लास में वैसे भी आपका मेरे साथ क्विज है, उसके साथ हमने 2 और डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करना है, तो उनके भी प्रूफ्स ही हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल को वाइंड अप कर लें। क्विज वाले दिन कोई एब्सेंट ना हो, इसका मैं अब रीटेक नहीं लूँगी, ये फाइनल टाइम होगा। किसी का जो भी इशू होगा वो पहले से ही उसको प्रिपेयर अपने जहन में रखे कि मैंने क्विज दोबारा रीटेक नहीं लेना, क्योंकि अब मैंने ये आगे आप लोगों की वजह से किया है, तो इस पर सब प्रेजेंट हो। ठीक है, ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम। मैम प्लीज एमसीक्यू बेस्ड हो गए या जी। क्वेश्चन बेस्ड? सवेरा एमसीक्यूज होंगे